जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडीज़ का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से टेक केयर, ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों ये हमारी जो है मुझे लगता है पांचवी या छठी वीडियो होगी। पहला चैप्टर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर जो हम लोगों का था एनटीए के सिलेबस के अनुसार पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, जिसका हिंदी में मतलब होता है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और अभिलेख किस तरह से कहानी बताते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना था राजा किसान नगर वाले चैप्टर को। बेशक हेडिंग बदल दी है लेकिन पूरा कंटेंट सेम है। वो चैप्टर भी हम लोगों ने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हम लोगों ने कवर करी है। मैंने आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से एक एक लाइन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और वहां से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं बकायदा एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोग को बताया था। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक जो है फुल फ्लैज एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों का प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे और आप लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये है वीडियो चैप्टर नंबर सेकंड पे आधारित है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई टॉप 50 एमसीक्यू ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। और ये आपके सीयूटी यूजी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2024 में सेकेंड चैप्टर से 3 सवाल पूछे गए थे। 3 सवाल एक चैप्टर से पूछा जाना बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। तो आप लोग जो सेकेंड चैप्टर है जिसका एनटीए के सिलेबस के अनुसार नाम उन्होंने रखा है राजनीतिक आर्थिक इतिहास, जिसको हम लोग अन्य भाषा में राजा किसान और नगर बोलते हैं, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। और मेरी ये जो टॉप 50 एमसीक्यू की वीडियो है ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आप लोग देख सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए जो है ये मैंने वीडियो बनाई है, बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी दोस्तों। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियो केवल हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आप दोनों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक और चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इसको एक मॉक टेस्ट की तरह ही देखिएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको एक मॉक टेस्ट की तरह देखिएगा, तभी आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जो टॉप 50 एमसीक्यू है उसको भी शुरू करते हैं। इसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके पीडीएफ को रख सकते हैं और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा या इस चैप्टर से पहला सवाल क्या बन सकता है, वो है दोस्तों आपका कि व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन। हिंदी में बोले तो लेख क्या होता है। तो आप लोग को 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग को 4 विकल्पों में से सही आंसर को जो है ढूंढना है। तो लेख क्या होता है दोस्तों, तो देखिए लेख का मतलब क्या, लेख का मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लेख का मतलब एक धार्मिक ग्रंथ होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, लेख का मतलब होता है आपका कि भाई पत्थर या धातु पर खुदा हुआ लेख, है ना। टेक्स्ट जो स्टोन पे लिखा हो चाहे मेटल पे लिखा हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन या लेख बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, लेख का मतलब होता है जो पत्थर पे लिखा हो या फिर किसी धातु पर कुछ खुदा हुआ जो टेक्स्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। पहले सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो देखिए सेकंड सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई अशोक के अभिलेख में किस लिपि का अधिकतर उपयोग किया गया है ना। अगर इंग्लिश में इसी को मैं पढ़ूं कि भाई विच स्क्रिप्ट वाज मोस्टली यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी कि सम्राट अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें उन्होंने अधिकतर किस लिपि का उपयोग किया है, यानी कि किस लिपि में अधिकतर उनके जो लेख थे, संदेश थे वो थे। क्या यह संस्कृत भाषा में थे? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यह पाली भाषा में थे या ये देवनागरी भाषा में थे, जिसको देवनागरी मतलब हमारी जो हिंदी भाषा होती है। तो उस समय हिंदी भाषा का तो निर्माण ही नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जेम्स प्रिंसेप जी जो एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेखों का मतलब जो है ज्ञात किया था। तो उनके जो अभिलेख होते थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में होते थे। तो याद रखिएगा उनके अधिकतर जो लेख होते थे वो किस लिपि में होते थे? वो ब्राह्मी लिपि में होते थे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी।
ब्राह्मी लिपि में उनके सारे लेख होते थे। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों से क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि भाई मौर्य काल के स्तंभों और चट्टानों पर मिले अभिलेख अधिकांशतः किस चीज से संबंधित है। यानी कि मौर्य साम्राज्य में जितने भी स्तंभ मिले हैं, जितने भी आपके रॉक्स या फिर पिलर्स मिले हैं, वो किस चीज के ऊपर मोस्टली जो थे किस चीज के ऊपर आधारित थे, किसी चीजों पे उनका जो टॉपिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा रॉयल एडिक्ट्स। यानी कि राजा की जो आज्ञाएं वगैरह होती थी ना, आदेश, वो उन जो है उन सब चीजों पर आधारित होते थे। अधिकतर स्तंभों पर, चट्टानों पर जो अभिलेख मिले वो राजा की आज्ञा होती थी कि राजा किस तरह से आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई किस मौर्य शासक के अभिलेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ऐसा कौन सा राजा था मौर्य साम्राज्य का जिसके इंस्क्रिप्शन अभिलेख फाउंड ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो चाहे आपका अफगानिस्तान हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे दक्षिण भारत हो, तो पूरे भारत के अंदर जो है उसके अभिलेख फाइंड किए गए थे। तो ऐसा कौन सा राजा था, है ना, कि भाई जिसके जो है अभिलेख उसने जो बनवाए थे वो पूरे भारत के अंदर जो है पाए गए थे। ठीक है, जो अखंड भारत था उस समय का, पाए गए थे। तो ऐसा कौन सा राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के आप लोग जब आप लोग को मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहा था तो उसके अंदर एक मैप था, जिस मैप के अंदर उसके महाशिलालेख कौन कौन से देश के अंदर, चाहे वो कांधार हो, चाहे आपका स्वर्णागिरी हो, तो इन जगहों पर जो है पूरे भारत के अंदर उसके अभिलेख पाए गए थे। तो सम्राट अशोक वो राजा था जिसके इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, यानी प्रशस्ति वर रिटर्न टू, किस लिए लिखी जाती हैं दोस्तों प्रशस्तियां। तो भाई प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, अप्रिसिएशन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राजाओं की प्रशंसा करने के लिए जो है प्रशस्तियों को लिखा जाता था, है ना। एक प्रशस्ति आप लोगों को पता है ना, प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति। इस पे सवाल भी पूछा गया था। तो ये किसने लिखी थी दोस्तों, ये हरिशेन जी ने लिखी थी। ये सवाल भी था पिछले साल आप लोगों का इसी चैप्टर से कि भाई प्रयाग प्रशस्ति जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है वो उसको किसने लिखा था। तो इसको लिखा था हरिशेन ने। किसने लिखा था दोस्तों, हरिशेन। और ये किसके राज दरबार में राजकवि थे, तो समुद्रगुप्त के राज दरबार में राजकवि थे। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, कोई टफ सवाल नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक स्तंभ है और उस पर अभिलेख है, किसने इसको रचित करवाया था। तो राइट आंसर है हरिसेन जी ने। ये वही सवाल है। अब इसी सवाल को उन्होंने घुमा के पूछ दिया है। इलाहाबाद या जिसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं, वहां पर एक प्रशस्ति थी, तो उसको किसने लिखा था, हरिसेन जी ने लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए इसी सवाल को घुमा करके किस तरह से पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि भाई हरिसेन रोड द प्रशस्ति ऑफ विच रूलर, यानी कि हरिसेन ने किस शासक की प्रशस्ति लिखी थी, यानी किस शासक की प्रशंसा में जो है किताब लिखी थी या रचना लिखी थी। तो कौन सा राजा था दोस्तों। जैसे ही हरिसेन आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि समुद्रगुप्त के बारे में बात चल रही है, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही जो थे राजकवि थे हरिसेन। तो किसके बारे में लिखा था, समुद्रगुप्त के बारे में जो है उन्होंने ये प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, बिल्कुल इंटेलिजेंट होकर आप लोग को सवाल को समझना है और आंसर देना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। फिर देखिए दोबारा सेम इसी सवाल को घुमा के पूछा जा रहा है, क्योंकि ये रेलेवेंट टॉपिक है ना। प्रशस्ति शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों। द टर्म प्रशस्ति लिटरली मीन, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है दोस्तों, प्रशंसा। अगला सवाल आप लोगों से पूछेगा कि भाई अभिलेख हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताते हैं, कि भाई व्हाट डू इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द इकोनॉमी, कि भाई अभिलेख हमें जो है अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में वो लोग बताते हैं कि भाई उत्पादन और व्यापार, इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी देते हैं। प्रोडक्शन एंड ट्रेड के बारे में जो है अभिलेख हमें काफ़ी सारी जानकारियां देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख सामान्यतः किस पर पाए जाते हैं, किस पर अभिलेख लिखे होते थे दोस्तों। तो ये चट्टानों और धातुओं पर आप लोगों ने शुरू में बात कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चट्टानों और धातुओं पर, रॉक्स एंड मेटल्स के ऊपर ये जो है पाए जाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखिए क्या पूछा जाएगा कि भाई इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस वंश द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए इसी सवाल को पहले राजा पूछा कि भाई किस राजा के बारे में है, फिर जो है कवि पूछा। अब देखिए साम्राज्य पूछ रहा है कि भाई इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख
किस वंश द्वारा जारी किया गया था, यानी कि विच डायनेस्टी इंस्टीट्यूट द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो हमको पता है कि भाई समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के राजा थे। किसके? गुप्त साम्राज्य। आप लोग मौर्य मत समझिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और सम्राट अशोक। गुप्त जो समुद्रगुप्त जी जो थे वो गुप्त साम्राज्य के राजा थे। तो कई बच्चे जो मौर्य साम्राज्य लिख के आ जाएंगे, नहीं, गलत है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त में भी गुप्त लिखा हुआ है और समुद्रगुप्त में भी गुप्त है। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि गुप्त काल में, अब यहाँ पर गुप्त काल की बात चल रही है, गुप्त काल के अभिलेखों में मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी? जिस तरह से जो है सम्राट अशोक के अधिकतर जितने भी अभिलेख थे वो सब आप लोग के ब्राह्मी खरोष्टी भाषा में थे, ठीक है। इसी तरह से गुप्त काल के अभिलेखों में मुख्यतः कौन सी भाषा बहुत कॉमन थी, बहुत ज़्यादा यूज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? संस्कृत भाषा। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। इनकी सारी बुक्स, राजकाज सब संस्कृत भाषा में होते थे। यहाँ तक कि जो बुक थी ना पर्याप्त प्रशस्ति, है ना, जिसमें तारीफ की गई थी, वो भी संस्कृत भाषा के अंदर थी। तो संस्कृत भाषा किसके शासनकाल में खूब फली फूली थी? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में ब्राह्मी खरोष्टी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्या पूछ रहा है? राजधर्म शब्द का अभिलेखों में क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों अभिलेखों में? तो इसका राइट आंसर है राजा के कर्तव्य, यानी कि राजा के क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। तो राजधर्म का मतलब ये है। अगला सवाल आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि भाई ताम्र अभिलेख मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग होते हैं? यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वर यूज्ड मेनली फॉर, किस चीज के लिए यूज होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आप लोगों के लैंड ग्रांट्स के लिए, भूमि दान के लिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भूमि दान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है ना, कि कौन सा अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की जो विजय वगैरह थी, उनकी जितने भी कॉन्क्विस्ट वगैरह थे, जिसमें अच्छे अच्छे काम किए थे उन्होंने, उसमें उनका उल्लेख है। तो किसमें है दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के अंदर, जिसको पर्याप्त प्रशस्ति भी बोला जाता है। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि अभिलेख इतिहासकारों को समझने में मदद करते हैं। क्या चीज समझने में मदद करते हैं दोस्तों? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। तो ये समझने में मदद करते हैं राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई भूमि दान सामान्यतः किसको दिया जाता था? लैंड ग्रांट्स वर ऑफन गिवन टू, किसको गिवन किया जाता था? तो ब्राह्मण और मंदिरों को दिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे दोस्तों? अग्रहार भी बोला जाता था। अगला सवाल देखिए, अग्रहार का मतलब क्या होता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। कई बार शब्द और उसके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। तो अग्रहार का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण को दी गई भूमि, उसको क्या बोलते हैं? अग्रहार बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ये मैंने आप लोग को बुक में पढ़ाया भी था, इसलिए सवाल भी बनाया मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है शब्द हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी कि अभिलेख जो होते हैं आर्थिक इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों? तो क्यों जरूरी है अभिलेख? क्योंकि वे भूमि दान, टैक्स और व्यापार दर्ज करते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं। किसके बारे में दोस्तों? एक तो जमीन के बारे में जानकारी देते हैं, एक तो टैक्स के बारे में जानकारी देते हैं कि भाई उस समय राजा कौन सा टैक्स लगाते थे, उसके बाद में ट्रेड किस तरह से, व्यापार किस तरह से होता था। तो इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी देते हैं। फिर अगला सवाल भी रेलेवेंट है, ये है आपका रीठापुर ताम्रपत्र में क्या दर्ज था? भाई ये आप लोग को पता होना चाहिए रीठापुर। तो इसमें क्या दर्ज था दोस्तों? तो इसमें एक ब्राह्मण को भूमि दान क्या था? दर्ज था, है ना। इसलिए रीठापुर ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक ब्राह्मण को दी गई भूमि का क्या है दोस्तों? एविडेंस, सबूत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि भाई प्रारंभिक भूमिदान अभिलेख मुख्यतः किस पर अंकित किए गए थे? पहले किस चीज पे लिखे जाते थे? तो दोस्तों ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे, कॉपर प्लेट्स पे इसको जो है लिखा जाता था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशस्ति अभिलेख है? तो आप लोग को पता है कि भाई इलाहाबाद पिलर ये क्या है? एक तारीफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रशस्ति अभिलेख, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल आप लोगों से देखिए, मौर्य साम्राज्य से एक सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम का मतलब है दोस्तों आपका जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, अगर मैं आप लोग को मैप बना के बताऊं, उत्तर पश्चिम का मतलब है जो अफगानिस्तान वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया दोस्तों? अफगानिस्तान। ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है। तो ये वाला जो इस साइड में जितने भी उसके अभिलेख थे ना, चाहे कांधार अभिलेख हो, तो उस अभिलेख से आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि भाई कौन सी भाषा में थे अभिलेख। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे? तो ये खरोष्टी भाषा में थे। ठीक है दोस्तों। अगला, अभिलेखों में महाराजा धीराज की उपाधि का अर्थ का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भाई महाराजा धीराज उपाधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। ठीक है दोस्तों। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25, कि भाई अभिलेख प्रशासन को समझने में कैसे हेल्प करते हैं? तो ये बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? सरकारी आदेशों और अधिकारियों का विवरण दे करके ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 26, कि भाई भारत में सबसे प्रारंभिक अभिलेख कौन सा है? तो समानते थे राज आज्ञाएं, रॉयल प्रोक्लेमेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के अभिलेखों में धर्म का क्या अर्थ होता है? भाई रिलीजन का क्या मतलब होता है अशोक के अभिलेखों के अंदर? तो ये होता है नैतिक नियम और अच्छा आचरण, मोरल लॉ एंड गुड कंडक्ट। ठीक है, धर्म का मतलब ये होता है। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? जिसका विवरण अभिलेखों में नहीं मिलता, वो कौन सी बात है? तो ये है दोस्तों राजाओं के निजी पत्र, पर्सनल लेटर्स ऑफ किंग्स। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती क्योंकि पर्सनल होते हैं ना, पर्सनल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, भारत के अधिकांश भाग में अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? प्राकृतिक भाषा में। फिर अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक काल में ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन मॉडर्न टाइम्स? तो राइट आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। किसने? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, समझा था। ठीक है। हाँ, आगे देखिए दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में अभिलेखों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ये क्या दर्शाती है दोस्तों? क्षेत्र, राजनीतिक नियंत्रण और प्रभाव। अगर किसी राजा के अभिलेख पूरे भारत में मिल रहे हैं तो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई उसका जो साम्राज्य था वो पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था, उसका जो पावर था हर जगह था। तो ये चीज दर्शाती है, नियंत्रण था, उसका कंट्रोल था। उसके बाद में दानपत्र शब्द का क्या मतलब होता है? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो दानपत्र का मतलब होता है दान का पत्र, डोनेशन डीड। अगर कोई किसी चीज में योगदान कर रहा है तो उससे जो पत्र होता है उसको बोलते हैं डोनेशन। उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू रॉयल एडिक्ट्स प्रोवाइड? यानी कि राजाज्ञाएं किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती हैं? तो ये आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी देती है। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई प्रशस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई प्रशस्तियों को लिखने का मकसद क्या होता है? तो मकसद होता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ किंग्स, कि राजा की जो है महिमा का वर्णन करना, राजा की तारीफ करना, है ना, ताकि इतिहास में अमर हो जाए और उसको आने वाली पीढ़ियां जो है एक अच्छा राजा समझे। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35, अभिलेखों को किस प्रकार का स्रोत माना जाता है? कि भाई इंस्क्रिप्शन को किस प्रकार का जो है सोर्स कंसिडर किया जाता है? तो ये आपका जो होता है प्राथमिक स्रोत होता है, किसी भी चीज को पढ़ने का प्राइमरी सोर्स होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, अभिलेख इतिहास को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं क्योंकि दोस्तों वे अतीत के विश्वसनीय अभिलेख होते हैं, अतीत को जो है दोबारा से समझने में हेल्प करते हैं, इसलिए अभिलेखों को जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इतिहासकारों के लिए तामपत्र दान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ये प्रशासनिक विवरण दर्ज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 38, सातवाहन काल का एक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? विच इज अ फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहना पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा उनका बहुत फेमस जो है
अभिलेख है 7 वाहनों का, तो याद रखिएगा नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख दोस्तों? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वो 7 वाहनों से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, महरौली लोहस्तंभ का अभिलेख किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है दोस्तों। महरौली, महरौली किधर है दोस्तों? आपका कुतुब मीनार का जो परिसर है उसको, वहीं पर जो एक लोह स्तंभ है ना, वो किसी जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अभिलेखों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, मिट्टी। मिट्टी के अभिलेख नहीं हो सकते क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी जो होती है दोस्तों गल जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए कोशिश की जाती है उन चीजों पे अभिलेख बनाने की जो लंबे समय तक चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41, अभिलेखों में विषय किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों प्रशासनिक इकाई को। जो राजा स्वयं अपने लिखे अभिलेख लिखते हैं, मतलब जो राजाओं द्वारा स्वयं लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है राजज्ञाएं, रॉयल एडिक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? वाई आर प्राकृतिक इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट? प्राकृतिक अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई यह स्थानीय भाषा के प्रयोग को दिखाते हैं, है ना, स्थानीय भाषा के प्रयोग को दिखाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, भूमि दान में क्षेत्र शब्द का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है कृषि भूमि। भूमि क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों? कृषि भूमि। अगला सवाल 45, ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई राजनीतिक अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये विजय और प्रशासन को दर्ज करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कौन सा अभिलेख दक्षिणापथ के शासकों की हार का उल्लेख करता है? तो ये आपका इलाहाबाद का जो स्तंभ है ना, जिसको ऋषिगण ने लिखा था, इलाहाबाद का स्तंभ जो है जो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, वो दक्षिणापथ के राजाओं की हार के बारे में बात करता है। फिर अगला सवाल आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, अभिलेख कर व्यवस्था को समझने में कैसे मदद करते हैं? तो वे कर की श्रेणियों और दरों का क्या करते हैं दोस्तों? वर्णन करते हैं, जिससे कि इतिहासकारों को चीजों को समझने में बहुत मदद मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई किस शासक के अभिलेख में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? भाई कौन सा ऐसा शासक था जिसके अभिलेखों में जो है धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो एक ही शासक है, सम्राट अशोक, क्योंकि वह गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति काफी जो थे समर्पित थे दोस्तों, प्रभावित थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 49, अभिलेख किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रमाण देते हैं? तो ये आप लोगों का जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमाण देते हैं। आखिरी सवाल दोस्तों कि भाई अभिलेखों को प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई? हम लोग क्यों इसको जो है एक हिस्टोरिकल सोर्स समझते हैं? क्योंकि ये समकालीन और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग एक प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत समझते हैं। तो ये थे आप लोग के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेकेंड चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मजा आया होगा सवाल लगा करके, और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के आंसर ठीक हुए होंगे, और आप लोगों का रिवीजन जो है अच्छी तरह से हुआ होगा दोस्तों। तो इस पीडीएफ को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा करके इसको जो है डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। कल हम लोग बात करेंगे, थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हमारा वही पैटर्न रहने वाला है, थर्ड चैप्टर को हम लोग जो है 2 वीडियो के अंदर बनाएंगे। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद इसी तरह से टॉप 50 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए, और अगर मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मेरे चैनल को, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और प्रिपरेशन करते रहिए सीयूटी यूजी हिस्ट्री के लिए। और इसी के साथ आप लोगों से जो है अलविदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, एंजॉय कर